Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. हम विवेक सिंह इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे थे बेसिकली क्योंकि विवेक सिंह इकोनॉमी के हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स कर रहे थे और क्योंकि वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो हम जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आप 5 ईयर प्लान्स का लेक्चर देख चुके होंगे इससे पहले और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक वो भी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। सो आई थॉट कि क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे एग्रीमेंट है अलॉन्ग विद दिस WTO, ठीक है, तो इसको हमको सेपरेटली करना पड़ेगा। और ये इकोनॉमी सीरीज़ में बेसिकली ये लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी का सिलेबस हम कर रहे हैं। इसके बाद में 2 लेक्चर्स और आएंगे और उसके एक तो ट्रेड यूनियंस पे जैसे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ये सब, और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स आएंगे। उसके बाद में हमारा मतलब मेरे एंड से इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप भी इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट तो कभी भी नहीं हो सकता, तो आप भी ये सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लेक्चर में WTO करेंगे एंड द अदर एग्रीमेंट्स लाइक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, गैट्स, ठीक है, और गैट और ट्रिप्स, ये सारे एग्रीमेंट हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं। बेसिकली ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 164 मेंबर कंट्रीज़, ठीक है। तो अभी इसका जो हिस्ट्री है कि ये बना कैसे, पहले वो हमें समझना पड़ेगा कि पहले गैट था, फिर गैट से वर्ल्ड बैंक कैसे बन गया, ठीक है। तो ये सारा जो इवोल्यूशन है इसको समझना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 1944 में, जुलाई 1944 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 14 एलाइड नेशंस, ठीक है, मेट एट द माउंट वॉशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड, न्यू हैम्पशायर, US, टू रेगुलेट द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में जो क्योटिक सिचुएशन हो गई थी, ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए US, UK एंड अदर 42 नेशंस दे मेट, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली आई थिंक 1 जुलाई से 22 जुलाई तक, ठीक है, ऐसे 20 दिन ये कॉन्फ्रेंसेस चली थी। तो इस कॉन्फ्रेंसेस के बाद में 3 बॉडीज़ प्रपोज की गई, ठीक है, ITO, वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी वॉर रेवेज्ड रीजन थे उनके डेवलपमेंट के लिए, एंड IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF उसी टाइम पे बन गए थे 1945 में। एंड जो ITO था, मतलब जिसको अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, उसको पोस्टपोन कर दिया गया था 1947 में जो UN की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी हवाना, क्यूबा में, उसके लिए। तो इसी बीच मीनवाइल कुछ ये कंट्रीज़ थी, लाइक मीनवाइल 15 कंट्रीज़ आउट ऑफ दिस 44 कंट्रीज़, दे बिगन टॉक्स इन December 1945 टू रिड्यूस एंड बाइंड कस्टम टैरिफ टू प्रमोट ट्रेड, करेक्ट द लीगेसी ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ठीक है। तो ये सब 15 कंट्रीज़ ने काम करना शुरू कर दिया था कि ITO आए उससे पहले ये ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, लिबरलाइजेशन के लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया था। और उसके बाद में दिस ग्रुप हैड एक्सपेंडेड टू 23 कंट्रीज़ बाय द टाइम द डील वॉज साइंड इन, और 30 अक्टूबर 1947 को जिनीवा में एक एग्रीमेंट साइन होता है अमंगस्ट दीज 23 कंट्रीज़। वो एग्रीमेंट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गैट, ठीक है, और ये बाद में जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले ये जो एग्रीमेंट था ये टैरिफ एंड ट्रेड को रेगुलेट कर रहा था। ये जो गैट था ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, ठीक है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट था बिटवीन दीज कंट्रीज़, अमंग दीज कंट्रीज़, ठीक है। तो द टैरिफ कंसेशंस, और जो इस एग्रीमेंट के अंडर जो टैरिफ कंसेशंस दिए गए थे, दे केम इनटू इफेक्ट बाय 30 जून 1948 थ्रू अ प्रोटोकॉल ऑफ प्रोविजनल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी नहीं बना है, अभी क्या बना है? गैट बना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं ये बाद में WTO के चार्टर में ही एड ऑन हो जाएगा, ठीक है।
नाउ क्या होता है, 2 नवंबर 1947 में हवाना कॉन्फ्रेंस भी बिगन शुरू हो जाती है, जो जिसमें आईटीओ बनना था। तो क्या होता है कि आईटीओ का जो चार्टर है, आईटीओ का चार्टर बन जाता है, चार्टर मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, चार्टर बन जाता है 1948 में। आईटीओ चार्टर वाज फाइनली एग्रीड ऑन मार्च 1948, बट कुछ एक नेशनल लेजिस्लेचर्स ने, जैसे हमारे नेशनल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट है, कुछ एक कंट्रीज़ के नेशनल लेजिस्लेचर्स इसको रेटिफाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, इंक्लूडिंग यूएस, ठीक है, और 1950 में तो दे डिक्लाइंड, ठीक है, तो उस वजह से क्या हो गया कि आईटीओ वाज इफेक्टिवली डेड, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये जो आईटीओ है इसके लिए नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। तो जो 8th राउंड ऑफ गैट की जो नेगोशिएशंस थी वो 1986 से 1994 तक चली, ठीक है। तो जो 8th राउंड ऑफ गैट नेगोशिएशंस स्टार्टेड इन 1986 एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज इन उरुग्वे, हेंस द 8th राउंड इज कॉल्ड उरुग्वे राउंड, ठीक है। तो जो उरुग्वे राउंड था 8th राउंड, ये सितंबर 1986 से लेकर अप्रैल 1994 तक चली ये सारी नेगोशिएशंस। इन नेगोशिएशंस के दौरान किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई? टॉक्स ऑन ट्रेड इन गुड्स, ऑन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिफॉर्म in trade in sensitive sectors of agriculture, reform original articles of GATT, and creation of new institution to streamline dispute settlement system. So इन सभी मुद्दों पे बातचीत हुई। और फिर 1994 में क्या होता है, दिस राउंड वॉज concluded in 1994 and a deal was signed in April 15, 1994, ठीक है, जिसमें 123 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। 123 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन माराकेश, मोरक्को, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट जो साइन होता है इसको शायद मैं इसको गलत भी प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट को माराकेश एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुए थे वो कौन से एग्रीमेंट्स थे? सो दीज एग्रीमेंट वर एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द WTO, अपडेटेड गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स, एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, TPRM, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, एंड एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये कुछ एक एग्रीमेंट थे जो कि इस उरुग्वे राउंड 8th राउंड के दौरान ये एग्रीमेंट साइन हुए, ठीक है। तो 1995 में हम देख सकते हैं कि अब जाके WTO बना है, और अब तक कौन था? गैट था, ठीक है। और गैट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो एक एग्रीमेंट था बिटवीन अमंग द कंट्रीज, ठीक है। अब तो WTO केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995, और ये सारे एग्रीमेंट्स भी दे केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1995, ठीक है। तो नाउ मूविंग अहेड, तो बेसिकली WTO का पर्पस क्या है? सो WTO एज एन ऑर्गेनाइजेशन, WTO वांट कि जो पूरे ग्लोबली जो ट्रेड हो वो फ्री हो, ट्रेड जो भी टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वो ना लगाए जाए, ठीक है, और फ्री ट्रेड हो, लिबरलाइजेशन हो, ओपन मार्केट हो, इस तरीके के जो मार्केट है वो WTO चाहता है। तो टू हेल्प ट्रेड फ्लो एज फ्रीली एज पॉसिबल, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट, एज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलबींग, ठीक है। तो क्या चाहता है WTO की ट्रेड फ्लो जितना फ्री हो सकता है उतना हो, जब तक कि इसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ना हो किसी भी कंट्री के ऊपर, तब तक ये जितना फ्री हो सके उतना फ्री होना चाहिए। इट इंश्योर्स दैट इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स नोन व्हाट द ट्रेड रूल्स आर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब इंडिया में क्या रूल्स है वो बाहर के जो कंट्रीज़ है उनको पता होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस दैट देयर विल बी नो सडन चेंज इन पॉलिसी, रूल्स हैव टू बी ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ठीक है। नाउ WTO के कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है, प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है WTO का? अब हमने WTO का सेटअप देख लिया कि WTO किस तरीके से हाउ लाइक WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि WTO एग्जिस्टेंस में आ चुका है, उससे पहले गैट था, फिर कैसे नेगोशिएशंस हुई, किस तरीके से WTO एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ WTO ट्रेड की WTO कैसा WTO ट्रेड
करने के कैसा प्रिंसिपल्स एक्सपेक्ट करता है कंट्री अपनी मेंबर कंट्री से। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और आपको ये सब चीज़ें अच्छे से देखनी है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी मैं इसका सेपरेट लेक्चर ले रही हूँ WTO का, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन में हम ये काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है, दैट अगर आप WTO के मेंबर हो, ठीक है, और कोई भी स्पेशल बेनिफिट या कोई भी स्पेशल फेवर आप किसी एक कंट्री को देते हो, तो आपको WTO के बाकी मेंबर्स को भी वो सेम फेवर देना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इंश्योर्स दैट मेंबर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग वेरियस WTO मेंबर्स, ठीक है। इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसकी एक्सेप्शन है कि आप कंट्रीज आर अलाउड टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन आप जो भी स्पेशल फेवर्स दोगे उस एग्रीमेंट के अंडर वो पर्टिकुलर कंट्री को, आपको वो सारे फेवर्स बाकी कंट्रीज को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर बेनिफिट क्या हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ में, जब आपने वो सारे जो बेनिफिट है वो दूसरी कंट्रीज को ही दे देने हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज के लिए दूसरे कंट्रीज को जो बेनिफिट देने का जो टाइम लिमिट है वो स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। तो ये एक लूप होल है कंट्रीज के लिए। नाउ सिक्योरिटी क्लॉज क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, बट आफ्टर पुलवामा अटैक इन 2019 इंडिया विड्रू दैट स्टेटस, ठीक है। तो ऐसा ये सिक्योरिटी क्लॉज क्या है, आर्टिकल 21 है। इन आर्टिकल 21 इन क्लॉज बी सब क्लॉज 3 ऑफ गैट, ठीक है। ये क्या बोलता है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कोई भी अगर एक्शन लेते हो, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई एक्शन लेते हो तो वो वायलेट नहीं करेगा WTO के प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्लॉज है एक इसमें, मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो एक्सेप्शन है। और तीसरा क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस और स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है लाइक USA, ठीक है। USA वो डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को कुछ एक आप कह सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्योंकि वो डेवलपिंग है, ठीक है। जैसे कि उनके जो एक्सपोर्ट्स है डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ कम कर देना, जो भी टैरिफ बैरियर्स है, ठीक है, वो कम कर देना। मतलब क्योंकि वो डेवलपिंग है इसलिए आप उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो, और ये यूनिलेटरल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और किस प्रोडक्ट पे देना है और किस कंट्री को देना है ये आप देने वाला कंट्री खुद डिसाइड करता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है इसकी। इसे क्या बोलते हैं, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस or special and differential treatment. So developed countries offer non reciprocal preferential treatment to low import on preferential treatment मतलब low import duties to products originating in developing countries. Preference giving countries unilaterally determine which country and which product are included in their schemes. For example, USA earlier used to give ठीक है, ये इंडिया को देता था, बट उसके बाद में USA स्टॉप्ड गिविंग इट, ठीक है। सो इन रिटर्न इंडिया ऑल्सो लाइक बहुत सारे US के प्रोडक्ट्स पे इंडिया ने भी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, ठीक है। सो अब अगली चीज़ है वो क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट क्या कहता है कि इट सेज दैट इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड इनटू द डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि कोई भी डोमेस्टिक गुड इंडिया में कोई भी फॉरेन गुड है वो इंडिया में इम्पोर्ट करी जा रही है, ठीक है। तो इंडिया में उस गुड के साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ एंटर्ड इनटू द मार्केट, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट पे ऑफकोर्स हम प्रोडक्ट्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ इम्पोज कर सकते हैं, बट एक बार जब वो मार्केट में एंटर हो गई उसके बाद में कंज्यूमर पे डिपेंड करता है कि उनको वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि हम उनकी सेल पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है, एंट्री के बाद में, ठीक है। ये होता है नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब, ठीक है। इट सेज दैट इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। और ये सिर्फ गुड्स के लिए नहीं है, दिस प्रोविजन इज लाइक एप्लीकेबल टू गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो, ठीक है। अब फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, अब हमने ये सब चीज़ें पढ़ी, हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये हमने पढ़ा ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ा
ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के अंडर। अब हमें ये फर्स्ट प्रिंसिपल था WTO का। अब हम सेकंड प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? फ्री ट्रेड। ठीक है, सो ट्रेड बैरियर्स को कम करना। ठीक है, मतलब जो टैरिफ रेट लगाते हैं उनको कम करना, या जो कोटाज होता है जैसे कि क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि हम तो इतना ही क्वांटिटी लेंगे, तो ये ट्रेड बैरियर्स बेसिकली कम करने हैं टू प्रमोट ट्रेड। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि जो WTO अलाउ कंट्रीज़ टू इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन प्रोग्रेसिवली। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड में ये इतना ही है। उसके बाद में बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स। ठीक है, तो जो भी गुड्स के ऊपर जो भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है उनके ऊपर एक सीलिंग लिमिट लगाई जाए कि इससे ज़्यादा जो है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, उसे बोलते हैं बाइंडिंग। ठीक है, सो गुड्स पे सीलिंग लिमिट ऑन कस्टम टैरिफ रेट। ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रांसपेरेंसी में क्या है कि WTO मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर ट्रेड रेगुलेशंस। ठीक है, एंड टू मेक श्योर द डिसीजन अफेक्टिंग ट्रेड आर नोटिफाइड टू अदर WTO मेंबर्स एंड टू द WTO सेक्रेटरियल स्टाफ। ठीक है, मतलब जो भी इंडिया में जो भी ट्रेड के लिए जो भी रेगुलेशंस है वो मेंबर कंट्रीज़ को पता होनी चाहिए ताकि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे। और जो WTO है उनका खुद का भी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करने का मैकेनिज्म है जो पीरियोडिकली मेंबर कंट्रीज़ की लॉज एंड रेगुलेशंस को रिव्यू करता रहता है। ठीक है, ये है ट्रांसपेरेंसी का मतलब। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट है वो है सिंगल अंडरटेकिंग। सिंगल अंडरटेकिंग का मतलब क्या है कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ऐसा नहीं है कि WTO के किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर रही है और किसी एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ठीक है, WTO ठीक है एक सिंगल अंडरटेकिंग है, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो पूरे को या फिर नथिंग। ठीक है, ऑल और नथिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो एक सिंगल अंडरटेकिंग है। सो दिस मीन्स दैट मेंबर कंट्रीज कैन नॉट सेलेक्टिवली चूज विच एग्रीमेंट दे विल ज्वाइन। WTO एंड ऑल ऑफ इट्स एग्रीमेंट्स इज अ सिंगल पैकेज। ठीक है, और WTO में जो डिसीजन है वो बेसिकली कंसेंसस से लिए जाते हैं पहले ऑन द फर्स्ट प्लेस। एंड अगर डिसीजन नहीं बनता तो फिर वोटिंग के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। एंड इट्स लाइक वन नेशन वन वोट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमें हो गया WTO के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आपको WTO के प्रिंसिपल्स पढ़ने के बाद में WTO किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मेंबर कंट्रीज़ को लेकर और क्या विजन है WTO का। ठीक है, ये एकदम फ्री ट्रेड चाहता है कि टैरिफ रेट कम हो। ठीक है, ट्रेड लिबरलाइजेशन हो। तो आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम बाकी के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो माराकेश एग्रीमेंट में जो WTO के साथ में जो सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, ये सभी WTO के अंदर आते हैं, तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये 2017 का PYQ है जहाँ पे ऐसा पूछा गया था कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और TRMS ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, सो अब अदर एग्रीमेंट्स ऑन गुड्स एंड गुड्स ट्रेड। ठीक है, जो WTO के साथ में साइन हुए थे। ठीक है, सो पहला है इसमें सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, सैनिटरी का मतलब होता है दिस इज रिलेटेड टू एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। एंड फाइटो सैनिटरी इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट हेल्थ। ठीक है, सो इट एंटर्ड इनटू द फोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। दिस एग्रीमेंट सेट आउट बेसिक रूल्स फॉर फूड सेफ्टी एंड एनिमल एंड प्लांट हेल्थ स्टैंडर्ड्स। Countries can set their own standards based on science, applied only to the extent necessary to protect human, एनिमल और प्लांट लाइफ और हेल्थ। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे कि इंडिया से स्पाइसेस हो गया, कॉफ़ी हो गया और जो मैंगो और ऐसे खाने वाली चीज़ें भी एक्सपोर्ट करी जाती है। और सेम गोज़ फॉर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। तो वहाँ से भी खाने वाली जो एडिबल गुड्स है, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करी जाती है। ठीक है, तो उनके लिए ठीक है जब उनकी जांच होती है, इंस्पेक्शन होती है, उससे रिलेटेड मेजर्स का ये है कि जो कंट्री है वो खुद के सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स यूज़ कर सकती है टू इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट। ठीक है, और कंट्रीज़ को एज़ पर WTO कंट्रीज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। ठीक है, बट अगर कंट्री खुद के हाई स्टैंडर्ड्स फॉलो करना चाहते हैं सो दे कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, बट उनके जो स्टैंडर्ड्स है दे शुड बी लाइक जस्टिफाइड बाय साइंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्बिट्रेरी, डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन जस्टिफिएबल वो अपने खुद के ही मतलब जस्ट टू प्रोहिबिट ट्रेड वो ऐसा अपने खुद के मेजर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, सो जब भी कोई प्रोडक्ट किसी भी कंट्री में इंपोर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे वो कोई भी कंट्री है वो इंश्योर कर सकती है कि जो प्रोडक्ट है वो एक डिजीज़ फ्री एरिया से आ रहा है। ठीक है, और उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन कर सकती है। ठीक है, सो यही था इसमें सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है, और WTO के साथ में ही इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे यस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर।
ठीक है, तो हमने देखा था कि जो भी उरुग्वे नेगोशिएशंस के दौरान जो भी डिस्कशंस हुई थी जिन भी टॉपिक्स पे, ठीक है, उसमें एग्रीकल्चर भी था। ठीक है, सो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज टू डिसिप्लिन एंड रिड्यूस डोमेस्टिक सपोर्ट गिवन टू एग्रीकल्चर while at the same time giving freedom to the member countries in designing their domestic agricultural policies with respect to specific need। देखो, हमारी कंट्री में जो फार्मर्स है उनको बहुत तरीके की सब्सिडीज़ दी जाती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ हो गई, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है, समटाइम इवन लोन्स आर वेव्ड ऑफ। ठीक है, सो ऐसी कुछ एक सब्सिडीज़ दी जाती है और इनका फ़ायदा उठा के और एमएसपी दिया जाता है, तो इनका फ़ायदा उठा के बेसिकली जो फार्मर्स है वो कुछ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और वो प्रोडक्ट्स जो है वो जब ग्लोबल मार्केट में जब वो बाकी प्रोडक्ट्स के साथ में जब कम्पीट करते हैं, तो ऑफ कोर्स जिस कंट्री में ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जा रही है उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सस्ते बिकेंगे। बिकॉज जो मेन जो, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी है तो लॉस गवर्नमेंट ने उठाया, बट फार्मर की कॉस्ट तो कम ही आएगी, तो वो ज़्यादा कंपेटिटिव होंगे। सो इट कैन बी डिस्क्रिमिनेटरी टू अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द ग्लोबल मार्केट। बट ये आइडियल सिनेरियो ये आइडियल सिनेरियो में हम ये सोच रहे हैं कि एक कंट्री ऐसा कर रही है कि एक कंट्री जैसे कि इंडिया सब्सिडीज़ दे रही है, ऐसा नहीं है, सभी कंट्रीज़ अपने फार्मर्स को सब्सिडीज़ देती है। तो बेसिकली ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसका एम क्या है कि इन जो सब्सिडीज़ दी जा रही है इनको डिसिप्लिन किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ये क्लासीफाई करता है इस डोमेस्टिक सपोर्ट को 3 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करता है। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट्स होती है उनके कलर्स में, तो ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड दिस इज़ द सेकेंड कैटेगरी, दिस इज़ ऑल्सो अलाउड अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स में कैसी सी सपोर्ट है, ग्रीन बॉक्स में जो सपोर्ट है वो परमिटेड है अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, कैसा सपोर्ट, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट जैसे कि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस रिलेटेड टू एक्यूमुलेशन एंड होल्डिंग ऑफ पब्लिक स्टॉक फॉर फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ऐसा सपोर्ट दिया जा रहा है, या डोमेस्टिक फूड एड दी जा रही है किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को जिनको उस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, बट इट मस्ट नॉट इन्वॉल्व प्राइस सपोर्ट। तो ऐसी जो सपोर्ट है वो ग्रीन बॉक्स में आती है एंड इट इज़ परमिटेड अंडर द ग्रीन बॉक्स। ठीक है, ग्रीन बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आई डोंट थिंक सो कि आपसे पूछा जाएगा, बट ग्रीन बॉक्स में जो चीज़ें हैं उन वो अलाउड है या वो प्रोहिबिटेड है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और एम्बर बॉक्स में कौन से सपोर्ट है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है अंडर डब्ल्यूटीओ। एम्बर मतलब जब भी येलो लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट, तो यू आर सपोज टू, वैसे तो स्लो डाउन तो रेड लाइट में होना होता है, ठीक, येलो लाइट तो उसके लिए होती है कि रेडी हो जाओ। ठीक है, सो एम्बर बॉक्स में क्या है, दैट एनी सपोर्ट विच डज नॉट फॉल इन दिस फर्स्ट एंड द सेकेंड कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में आती है। ठीक है, सो ये प्रोहिबिटेड है अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, और जो सेकेंड कैटेगरी में है ये भी अलाउड है अंडर डब्ल्यूटीओ। ठीक है, इसमें एक है डेवलपमेंट बॉक्स। डेवलपमेंट बॉक्स में कौन सी सब्सिडीज़ आती है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडीज़ टू लो इनकम फार्मर्स, ऐसी। और ब्लू बॉक्स में कौन सी आती है, इफ़ द सपोर्ट रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट प्रोडक्शन। ठीक है, इससे प्रोडक्शन लिमिट हो रही है। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग ऑन ब्लू बॉक्स, कि ब्लू बॉक्स में जो चीज़ें हैं उन पे गवर्नमेंट कितना स्पेंडिंग कर सकता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें एक और चीज़ है, डी मिनिमस सपोर्ट। डी मिनिमस सपोर्ट का क्या मतलब होता है अब हम समझेंगे। ठीक है, डी मिनिमस सपोर्ट, सो टोटल एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट एंड डी मिनिमस लेवल क्या होता है कि कंट्रीज़ को अपना जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है फार्मर्स को, वो कैलकुलेट करना होता है। countries has to calculate aggregate measurement of support like price support, input subsidies, interest subsidy, वो कितना दे रही है वो टोटल उनको कैलकुलेट करना होता है। तो प्राइस सपोर्ट वो कैसे निकालेगी कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, मल्टीप्लाई बाय जो उस कंट्री में प्राइस दिया जा रहा है। जैसे हमारी इंडिया में मिनिमम सेलिंग प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को। ठीक है, माइनस वर्ल्ड मार्केट प्राइस, तो उससे पता चलेगा कि दोनों में कितना फ़र्क है, और उसको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरा जो है प्राइस सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है कि सभी कमोडिटीज़ को जो सभी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए प्राइस सपोर्ट का समीशन कर ले हम, मतलब सभी प्रोडक्ट्स को कितना सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर ये AMS 10%
ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन से कम आता है तो कोई पेनल्टी नहीं है और ये जो है ये अलाउड है सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। और ये 10% डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, डेवलप्ड कंट्री के लिए AMS 5% से कम होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उसका 5% वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें एक पीस क्लॉज है एंड इंडिया को एप्रीहेंशंस है कि इंडिया का जो AMS है वो 10% से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो इसमें एक पीस क्लॉज जो है वो मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा एग्रीड किया गया है। सो 2013 में, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा टाइम लिमिट डिसाइड किया गया था कि 2017 तक इस चीज़ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं निकाला गया है। तो अब ये एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है। तो ये ना काफ़ी मतलब जैसे कंसेप्चुअल टॉपिक्स है, ठीक है, और मेंस रिलेटेड टॉपिक्स है वैसे ये थोड़े, ठीक है। जब जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सब्सिडीज़ क्यों दी जा रही है, ठीक है, और जो भी चीज़ें होती है हर चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। सो बट इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो बॉक्सेस है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो है ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ठीक है। सो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में क्या है, अब हम करेंगे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाला एग्रीमेंट है ये। सो ईच मेंबर शेल पब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, ठीक है। तो ट्रेड फैसिलिटेट कब होगा, आप खुद देखो ना कि आपकी कंट्री में जो भी ट्रेड रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लॉज है वो बाकी के जो भी कंट्रीज़ है उनको पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो वो चीज़ उस चीज़ के लिए रेडी होके आएंगे, ठीक है। सो रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इट शुड बी लाइक वो पब्लिश्ड होनी चाहिए। ईच मेंबर शेल पब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल होने चाहिए इंटरनेट पे, ठीक है, ताकि कोई भी हिंड्रेंस ना आए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अडॉप्टिंग प्रोसीजर फॉर ई पेमेंट, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। रिलीज ऑफ पेरिशेबल गुड्स इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जो भी चीज़ें हैं जिनका ख़राब जो जल्दी हो जाती है, जो भी एडिबल गुड्स है उनका उनका शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में उनका रिलीज़ हो जाए। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आप इनका खुद भी आप इनका नेचर देख सकते हो। इन सभी मेजर्स का एग्रीमेंट कैसा है कि मेजर्स का नेचर कैसा है कि ट्रेड को फैसिलिटेट करने वाला नेचर है। सो TFA एम्स एट सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर, इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग ट्रांजेक्शन कॉस्ट, डिक्रीजिंग रेड टेपिज्म, ठीक है, मतलब जो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको कम करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेटिफाइड TFA इन अप्रैल 2016। अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट के बारे में, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, ठीक है। सो 1996 में इंडिया ने ज्वाइन किया ITA को, ठीक है। उस टाइम पे 29 सिग्नेटरीज़ ने ज्वाइन किया था, ठीक है, जो कि इफ़ेक्टिव हुआ ये 1997 में, और उस टाइम पे सिर्फ 29 मेंबर्स ने इसको एक्सेप्ट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। ITA रिक्वायर ईच पार्टिसिपेंट टू एलिमिनेट एंड बाइंड कस्टम ड्यूटीज़ एट ज़ीरो फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। तो इसमें ITA 1 करके एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें कुछ एक IT प्रोडक्ट्स है जिन पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ है वो मेंबर कंट्रीज़ को कम करनी है। उस टाइम पे 1996 के टाइम पे इंडिया को ऐसा IT हब भी नहीं था, ठीक है, कि इंडिया ने सोचा कि हम इतना एक्सपोर्ट करेंगे कि इस चीज़ का हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो इंडिया ने इस ITA को क्यों जॉइन किया इसको समझना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की सबसे ज़्यादा डिस्करेजिंग परफॉर्मेंस रही इसमें पूरे में। और इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो चाइना को हुआ, जिसका जो ग्लोबल जो शेयर है, ठीक है, IT एक्सपोर्ट्स में वो 2002 से 2011 तक 2% से 14% हो गया, और इंडिया की मोस्ट डिस्करेजिंग परफॉर्मेंस रही, ठीक है, क्योंकि इंडिया एक नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है इन केस ऑफ IT प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इंडिया को तो बेनिफिट देना पड़ रहा है दूसरी कंट्रीज़ को। इंडिया ने तो इतना कुछ IT प्रोडक्ट्स है, इतने कुछ IT प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे ही नहीं कि इंडिया ने सोचा कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है। सो ये था इसमें। तो इसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ है ऑन 217 IT प्रोडक्ट्स अंडर ITA 1 ऑफ WTA वो 0% है। मोस्ट ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ITA 1 गुड्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज़। बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ ऑन स्पेसिफाइड रॉ इनपुट्स एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ IT is also
इज़ ऑल्सो 0%। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उन पे 18% GST लगाया जाता है, ठीक है। अभी इसको जो है एक्सपेंड करने की बात हो रही है। WTO मेंबर्स कंसिडर्ड कि जो ITA है 1 है, इसको एक्सपेंड करा जाना चाहिए और भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड ऑन करे जाने चाहिए, ITA 2, ठीक है। इंडिया फॉर्चुनेटली फॉर द टाइम बिंग डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम ITA 2, ठीक है। सो ये ITA के बारे में था। यस, अब हम पढ़ेंगे, वेट अ मिनट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। अकॉर्डिंग टू TRIMS provisions, countries should not adopt the investment measures which restrict and distort trade. WTO gives a list of prohibited investment measures or TRIMS, like local content requirement, export obligation, domestic employment, technology transfer requirement, or any other measure that violate basic WTO principle like most favored nation and national treatment. Objective of TRIMS is to ensure fair treatment of investment in all member countries, ठीक है। एंड एज पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, इंडिया लिबरलाइज्ड मेजर्स इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। सो यही है कि कोई भी ऐसा मेजर किसी कंट्री के द्वारा नहीं लिया जाए जो कि इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरीके से हिंडर करता हो, ठीक है। मूविंग अहेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसको बोलते हैं गैट्स, ठीक है। गैट्स डज नॉट रिक्वायर एनी सर्विस टू बी डी रेगुलेटेड और प्राइवेटाइज, की कोई सर्विस को आप प्राइवेटाइज कर दो, ठीक है। बट गैट्स सेज गवर्नमेंट शुड रेगुलेट सर्विस रीजनेबल, ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, कि आप अपने माइंड का यूज़ करके कोई भी क्रिएशन कर रहे हो, चाहे वो फिल्म है, म्यूज़िक है, रिकॉर्डिंग है, कोई बुक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको राइट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट्स दिए जाते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्रिएटर कैन प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग देयर इन्वेंशन, ठीक है। तो जैसे कि कोई फिल्म बनाई गई, ठीक है, तो वो फिल्म जिन्होंने बनाई है वो उसको दे कैन प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग दैट, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो नेगोशिएट पेमेंट इन रिटर्न फॉर अदर्स यूजिंग देम, ठीक है, कि कोई कोई और व्यक्ति उनकी क्रिएशन को यूज़ ना करे, ठीक है। IPR कम अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। अब हम जो काफ़ी वेरियस टाइप्स ऑफ IPRs हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है कॉपीराइट। सो इट प्रोटेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। फॉर एग्जांपल आप कोई बुक लिख रहे हो, कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई सॉन्ग बनाया है, कोई मूवीज़ है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, इन सब पे आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो आप कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हो, ठीक है। कॉपीराइट प्रोसेस को प्रोटेक्ट नहीं करती, ठीक है, कि कोई उस प्रोसेस को यूज़ करके सेम चीज़ नहीं बना सकता, प्रोसेस को प्रोटेक्ट नहीं करती कॉपीराइट, ठीक है। फॉर इसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रेसिपी बुक का, कि कोई रेसिपी बुक है, किसी कुक ने वो रेसिपी बुक लिखी है और उसमें काफ़ी सारी रेसिपीज़ है, ठीक है। अब जो दूसरे व्यक्ति है वो उस बुक को ख़रीद सकते हैं और वो रेसिपीज़ को मतलब खुद भी वो बना सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि वो सेम रेसिपीज़ अपनी बुक में लिख के सेम चीज़ रिप्रोड्यूस कर दे, ठीक है। तो कुक बुक्स कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस बट स्टिल पीपल कैन फॉलो द रेसिपी। बट अगर ये कुक बुक एक पेटेंट होती, अगर पेटेंट होती तो यूज़र वुड नीड परमिशन टू फॉलो देम, ठीक है। कॉपीराइट क्या है? ऑटोमेटिक है, कि आप कोई चीज़ बना रहे हो और ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ का कॉपीराइट मिल जाता है, आपको उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो यस, ठीक है। अब आता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज़ अ राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग और सेलिंग योर इन्वेंशंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई मेडिसिन बना ली, ठीक है, अब वो मेडिसिन का आप पेटेंट ले सकते हो। और इसमें यही मतलब एक इशू जो पेटेंट के अंदर आता है वो है कि एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्या करती है कि कोई मेडिसिन बनाती है, उसका जब उनको पेटेंट मिल जाता है तो उसको बहुत हाई रेट्स पे सेल करती है वो, ठीक है, क्योंकि कंपनी है तो वो प्रॉफिट प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एंड जैसे ही पेटेंट का जो टर्म है जो 20 साल होता है वो ख़त्म होने लगता है, तो उसमें कुछ माइनर उसको माइनर
रीफॉर्मुलेशंस करके कि कोई कलर पिगमेंट डाल दिया या कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिससे मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा कुछ भी रीफॉर्मुलेशन करके वो दोबारा से पेटेंट ले लेती है एंड इट डज़ नॉट अलाउ अदर कंपनीज़ टू बिल्ड द सेम प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि उससे सप्लाई बढ़ेगी और फिर वो मतलब वो मेडिसिन सस्ती बिकने लगेगी। बट ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि जब तक मान लो कोई भी वैक्सीन बनाएगी किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो उसका अगर पेटेंट एक ही कंपनी के पास में है तो फिर वही कंपनी वो मेडिसिन को बना पाएगी और फिर वो महंगी बिकेगी, ठीक है, तो इससे कंपनी का फ़ायदा होगा बट जो लोग हैं उनका फ़ायदा नहीं होगा। ये है पेटेंट, ठीक है, तो इट इज़ अ राइट, इट ऑल्सो एक्सक्लूड फ्रॉम मेकिंग, मतलब वो बनाने से भी प्रिवेंट कर रहे हैं। इसको रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी बट आपने उसका पेटेंट रजिस्टर नहीं करा, तो फिर आप और कोई दूसरा व्यक्ति सेम चीज़ बना देता है, वो रजिस्टर कर लेता है, तो फिर उसको उस चीज़ का पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका टर्म 20 साल का तो है। जो पेटेंट का टर्म होता है वो 20 ईयर्स का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क इज टिपिकली अ नेम, वर्ड, फ्रेज, लोगो, सिंबल, डिज़ाइन, इमेज or a combination of all these elements that you can use to distinguish your business, goods or services from those of other traders, ठीक है। तो जैसे कि नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, इन सब का अपना साइन है, अपना लोगो है, ठीक है। तो इसको जो है कोई और ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता और अपनी प्रोडक्ट्स पे ये सब जो लोगो या ट्रेडमार्क जो है वो लगा के नहीं सेल कर सकता, ठीक है। सो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से ये डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। सो वंस एक्वायर्ड अ ट्रेडमार्क कैन लास्ट इनडेफिनिटली। इंडिया में इसको रेगुलेट किया जाता है थ्रू ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो है ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। सो जो ट्रेड सीक्रेट है बेसिकली ये क्या है कि एनी कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड्स एन एंटरप्राइज अ कम्पिटिटिव एज एंड मे बी कंसिडर्ड अ ट्रेड सीक्रेट, ठीक है। तो कोई बिजनेस है उनका मतलब कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी स्पेशल वो टेक्निक यूज़ करते हो अपनी चीज़ में, ठीक है, जिस वजह से उनका जो प्रोडक्ट है उसकी कोई स्पेशलिटी हो, ठीक है, तो वो रिवील नहीं की जा सकती, वो है एक ट्रेड सीक्रेट। और अगर कोई भी आपका कॉन्फिडेंट उसको रिवील कर देता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आप फिर केस कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रेड सीक्रेट्स आर प्रोटेक्टेड विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन एंड फॉर एन अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। बट ये जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये बेसिकली एक सीक्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ओपन सीक्रेट है, ठीक है, मतलब इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सीक्रेट बट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट एंड इसकी कोई कमर्शियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एंड यही है इसमें ट्रेड सीक्रेट में। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में, यानी कि जीआई टैग्स के बारे में, ठीक है। सो जीआई टैग बेसिकली एक साइन होता है जो कि यूज किया जाता है ऑन प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेसिफिक geographical origin and possess quality or reputation that are due to that origin, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है वो पर्टिकुलरली उस जगह पे बनती है इसलिए उसमें वो ख़ास बात है, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो बनाई जाती है और वो प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से उसमें वो खासियत आ रही है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को जीआई टैग दिया जाता है, जैसे कि बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है, एंड बासमती राइस जो कि जम्मू एंड कश्मीर के, पंजाब, हरियाणा इनके रीजन्स में जो ग्रो करे जाते हैं। चखो एक ब्लैक राइस है जो कि मणिपुर में प्रोड्यूस किया जाता है। सो बेसिकली अब उस एरिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वही इस साइन को यूज़ कर सकते हैं और वो भी अगर वो सेम जो प्रोसीजर यूज़ किया जाना चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने में वो उस सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सेम टेक्निक यूज़ करके कोई और ज्योग्राफिकल एरिया का व्यक्ति अगर वो सेम चीज़ प्रोड्यूस करता है तो उसको, ठीक है, अगर कोई और एरिया का व्यक्ति सेम टेक्निक यूज़ करके अगर सेम प्रोडक्ट बनाता है तो उस पर वो जीआई टैग नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ उसी एरिया के प्रोडक्ट पे लगाया जाएगा और वो भी तभी जब वो सेम टेक्निक यूज़ करके बना रहे हैं तो, ठीक है। सो ये एक ज्योग्राफिकल एरिया के प्रोड्यूसर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स पे जीआई टैग लगा सकते हैं, ठीक है। ये और ये तो जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में हो गया, तो इसको तो स्पेसिफिकली पढ़ के जाना होता है कि ईयरली जीआई टैग्स पढ़ के जाते हैं, ठीक है। सो in order to function as a GI geographical indication, a sign must identify a product as originating in a given place
द राइट टू यूज़ प्रोटेक्टेड GI बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर इन द जोग्राफिकल एरिया डिफाइंड हु कंप्लाई विद स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शंस फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, इसके लिए 10 ईयर का टाइम होता है, मतलब एक बार आपने करवा लिया तो आपके 10 ईयर का टाइम मिल जाएगा 10 ईयर्स तक, और उसके बाद में आप उसे रिन्यू भी करा सकते हो। अदर्स कैन ऑल्सो यूज सेम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बट कैन नॉट यूज द साइन। ठीक है, इंडिया इनेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ WTO इनेक्टेड GI जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। इंडिया इनेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ WTO, तो इंडिया इनेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ WTO इनेक्टेड GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, एंड ये फोर्स में है 15 सितंबर 2003 से। ठीक है, नाउ इसका है लास्ट चीज, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ IPR ट्रिप्स। ठीक है, अब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ लिए, तो इससे रिलेटेड एग्रीमेंट आया था ट्रिप्स, नेगोशिएटेड ड्यूरिंग उरुग्वे राउंड, ट्रिप्स केम इनटू इफेक्ट ऑन 1995। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट विद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा और ये सारे एग्रीमेंट्स भी समझ आए होंगे। ये सारे एग्रीमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पढ़ा, मान लो उसके ग्रीन बॉक्स में कोई और चीज़ की जाती है, और जो पीस क्लॉज जो कि अभी ओपन स्टेटमेंट है, अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस पर कोई एक्शन लिया जाता है और आप करंट अफेयर्स में देखते हो कि उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ चल रही है। ठीक है, तो तभी आप वो चीज़ को मतलब देखोगे, अगर आपको पहले से पता है कि हाँ अच्छा पीस क्लॉज में कोई चेंज हुआ है। ठीक है, तो आपको स्टैटिक जब स्टैटिक की जानकारी आपको होती है तभी आप करंट अफेयर्स को इंटरेस्टिंगली आप पढ़ते हो। ठीक है, वरना आप क्या करोगे, मोस्टली उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे। लेकिन अगर आपको स्टैटिक की जानकारी है तो आप थोड़ा सा भी अगर कहीं पे देख लोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि हाँ इससे रिलेटेड करंट अफेयर है, मुझे उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, सो इसके साथ हमारे जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में 2 टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज़ ट्रेड यूनियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जो मॉडल्स हैं। ठीक है, तो वो दोनों टॉपिक्स हमें करने हैं और उसके बाद में हमारी जो इकोनॉमी सीरीज़ है एंड हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड अगर आपको पसंद आया है तो अपना जो फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करो, और ये जो सीरीज़ है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। ऑल्सो इफ़ यू वांट नोट्स तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो लिंक है वो प्रोवाइड कर देती हूँ, देयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड येस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।